हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 13 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल। देखिए दोस्तों, इस भारत को भौतिक भूगोल से शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस में बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारा ये अर्थ था, पहले दोस्तों एक तरीके का एक ही स्थान पे जो है ये पूरे जितने जो है महाद्वीप हैं ये सब इकट्ठा थे। ठीक है, जैसे अगर कहिए उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका वगैरह, ठीक, ये सब दोस्तों अंटार्कटिका, आर्कटिका, ये सब एक जगह पे एक सघन पिंड था। फिर उसमें दोस्तों बाद में ये इसका एक विस्फोट हुआ जो आग इधर उधर जो है फैल गए। एक तरीके से कहिए बाद में ये टूट गया और एक इधर उधर फैल गया, जिसमें अगर हम कहा जाए कि इंडिया जो है, देखिए अगर इंडिया के आप मैप देखेंगे तो ये अफ्रीका से टूटा हुआ दोस्तों और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में दोस्तों हिमालय नवीन पर्वत में आता है, ये आप भी जानते हैं, और हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय जहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे कहीं पुराने समय में दोस्तों क्या टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था और उस सागर का उत्थान हुआ जब ये इधर से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें दोस्तों उत्थान होना शुरू हुआ। आज सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8,850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। पहले इसकी ऊंचाई कुछ समय पहले 8,848 मीटर थी दोस्तों। अभी भी इसका मतलब उत्थान जारी है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, इतना अगर बन गया है सब कुछ दिमाग में, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप कभी भी मैप को ध्यान से देखिएगा, उस मैप में आपको स्वयं दिखेगा, ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि ये सब एक दूसरे से जैसे टूटे हैं उसी तरीके इनका जो है निशान अभी भी बना हुआ। अगर हम एक दूसरे को इधर ले जाके सेट करें तो ये सब एक जगह आके बैठ रहा है, ऐसा कुछ आपको प्रतीत होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, देखो जो सिद्धांत है वो कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, इसमें इसके सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड, वही जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक पहले सघन पिंड था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब उसको क्या बोला गया दोस्तों? गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, ठीक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। ठीक, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। मतलब 4 भागों में भारत को अपने विभाजित करके हम लोग देखते हैं, और ये 4 भाग ऐसे हैं। आगे देखिए, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अब समझिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे? मतलब कि अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के उस साइड में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उधर जो है जिधर हम कहें दोस्तों तो मृत सागर है, उस साइड से ही हवाएं जो हैं वो आती हैं और उससे ज़्यादा जो है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है मानसून उसी साइड से प्राप्त करता है। जबकि अगर इधर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की तरफ दोस्तों, तो बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे कि तमिलनाडु में दोस्तों सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है
ठीक है। सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है, तो ये मानसून जो है दोस्तों घूम के तटी इलाकों में चला जाता है और उधर जो है तमिलनाडु तक जाता है और तमिलनाडु से टकरा के पहाड़ियों से और ज़्यादा बारिश करता है ठंडियों में। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलिए, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। देखिए दोस्तों, हर एक में कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसी तरीके में पॉइंट देता हूँ आपको। बहुत सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितने में हमारा काम चल जाए और हमें इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की जाती है, तभी अच्छा नंबर गेन हो पाता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर हम अपना सिलेबस कवर नहीं पाएंगे, या तो हम बहुत कम पढ़ेंगे तब भी अपना सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है ये वीडियो बनाता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्वोत्तर अफवाह का उदाहरण है। देखिए, पूर्वोत्तर अफवाह का उदाहरण है, मतलब उत्तर की ओर जो है, हाँ, उत्तर पूर्वी की ओर जो है हमारी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, निकलती क्या है, मैक्सिमम जो है हिमालय से निकलती हैं, नहीं उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की अत्यधिक नदियों में जो है वो अत्यधिक नदियाँ मानसूनी होती हैं, उनमें बारिश में पानी होता है, अदरवाइज सूख जाता है। लेकिन वहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बड़ी नदियाँ दोस्तों, उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। और जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ दोस्तों, उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है, क्योंकि वे बर्फ पिघल कर नदियों में पानी जाता रहता है। समझ में आया? इतना समझ में आया। और आगे इसमें बढ़ता हूँ। देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबाई इसकी दोस्तों 25 याद, इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं कि आप इस तरीके याद कर लीजिए, 25 किलोमीटर नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है, मतलब हिम से। ठीक है, टिहरी स्थान पर भागीरथी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। देखिए, जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे निर्माण होता है देवप्रयाग का। देवप्रयाग से ही दोस्तों हमारी गंगा नदी मैदानी भाग में उतरती है, और गंगा आगे जो है हम इसको देवप्रयाग से गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। बिल्कुल सही। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर बोले दोस्तों, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। हाँ, अगर बोले कि हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो वो करती है दोस्तों बिजनौर से। याद कर लीजिए, बिजनौर से हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा जो है प्रवेश करती है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा का नाम फरक्का बांध से खत्म होता है, आगे बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में बदल जाती है। क्या आगे है नदी दोस्तों, मेघना। तो ये वाले पॉइंट दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पद्मा वाला क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, यमुना नदी हैं। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो सरयू नदी आप पढ़ते हैं। घाघरा ही दोस्तों सरयू नदी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नो कंफ्यूजन, आप मैप में देखिए। ठीक है, घाघरा ही क्या है, आगे चल के ये सरयू नदी कहलाती है। ठीक है, अयोध्या में, ध्यान रखिएगा। बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां। अब देखिए, इस तरीके हमारी गंगा निकल के गई है, तो इसको समझिए बाएं दाएं। देखिए, दाएं इधर होगा, ठीक है, और बायां इधर होगा। ये क्या है दोस्तों, बायां है, बायां, और इधर क्या है, ये दायां है। ठीक है,
तो चलिए आइए इसको समझते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा ये सब बाएं से मिलने वाली हैं, ठीक है। गंडक, कोसी तथा इतनी नदियां जो हैं वो बाएं से मिली गंगा में, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा दाहिने किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं दोस्तों, ठीक है, वे हैं नदियां प्रमुख हैं कौन कौन से? यमुना एवं सोन नदी प्रमुख हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ठीक है, प्रयागराज जहां का संगम विश्व विख्यात है दोस्तों। अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 2025 में महाकुंभ लगेगा, महाकुंभ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो भी हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज्य में लगेगा, तो भव्य प्रदर्शन होगा, ये जाहिर सी बात है। इधर देखिए मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर आदि जो है डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी के किनारे बसते हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। और इलाहाबाद दोस्तों गंगा यमुना के बीच में स्थित है, ठीक। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से उद्गमित होती हैं। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यमुना नदी केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों। अगर आप आगरा की तरफ देखिए, दिल्ली की तरफ देखिए, तो यमुना एक नाले का रूप है, ठीक है। गंदा पानी यमुना नदी में ही उधर दिखता है और नाले की तरह घिसती पिसती यमुना नदी बहती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बात में इधर आए, जब इनकी सहायक नदियां केन, बेतवा, चंबल मिलती हैं, तो यमुना दोस्तों अपने विशाल रूप में आ जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। अगर दिल्ली में यमुना नदी का पानी देखिए तो काला पानी आपको दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोश आदि नदियां जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। असम में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र दोस्तों, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों अगर बात करें तो इसका चौड़ापन ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसमें पानी भी ज़्यादा होता है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल, या दोस्तों इसी को राक्षस ताल झील भी कहते हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? राक्षस ताल से है, ठीक है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जैसे नर्मदा, तापी, माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। देखिए समझिए, डेल्टा कौन सी नदियां निर्माण करती हैं? डेल्टा जो दोस्तों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, मतलब कि पूर्व दिशा में नदियां जाके गिरती हैं, ठीक है, महासागर समुद्र में, तो दोस्तों वो जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें बहाव कम होता है,
जब बहाव कम होता है तो गाद मिट्टी ले जाके नदी के किनारे जमा कर देती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और पश्चिम की तरफ जो नदियाँ दोस्तों वे कगार नुमा, इस तरीके की अगर बात करें इंडिया का, तो ये दोस्तों पश्चिम की तरफ कगार नुमा है, ठीक है, कगार नुमा है। तो इधर ऐसे ऐसे डायरेक्ट समुद्र में मतलब अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ। जब गिरती हैं तो इस साइड में, ये मैप उल्टा बन गया क्या, ठीक है, चलिए इधर मान लीजिए आप पूरब, इधर मान लीजिए पश्चिम, तो इधर तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इस साइड में डेल्टा कैसे होता है, त्रिकोणीय कलर, त्रिकोणीय होते हैं, ठीक है। और इस साइड में दोस्तों पहाड़ है, मान लीजिए ये कैसे हैं, ये पहाड़ है। जब पहाड़ हैं, कगार नुमा है, यही दोस्तों आप अगर मैप में देखोगे तो ये अफ्रीका से टूटा हुआ भाग आपको लगेगा कि पूरा ये पत्थर जो है वहाँ से टूटा है और उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रहा है। तो इधर डायरेक्ट अरब सागर में नदियाँ मिलती हैं। तो ये दोस्तों कैसे, ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती हैं, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डायरेक्ट पानी गिर जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी कैसे होती है, दो पहाड़ी होती है, बहुत सक्रिय एरिया होती है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, समझ में आया। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी का उद्गम दोस्तों याद रखिएगा, पूछा गया है, छोटा नागपुर पठार। दामोदर का बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये में बरसात में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। जैसे बिहार का शोक क्या है दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो है दोस्तों कोसी नदी, ध्यान रखिएगा। कोसी सबसे ज़्यादा अपने रूट बदलने में माहिर है, आज यहाँ है कल वहाँ होगी, पानी इतना तेज़ी से आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल मतलब बायोलॉजिकल डिजर्ट से होकर ये गई हुई है, मतलब आगे बढ़ी हुई है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, जैसे स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वेगई नदी। दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्वर्णरेखा नदी, महानदी, दामोदर नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी आदि है। गोदावरी नदी लगभग दोस्तों 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इनका उद्गम स्थल पूछा गया। ये सब आपको बिल्कुल रट के रखना है दोस्तों, जो मैं कहता हूं कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका उद्गम स्थल का ये एग्जामों में पूछा गया। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी दोनों को पूछे गए हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो क्वेश्चन आया वो है गोदावरी नदी। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा, अब ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है, दक्षिण गंगा, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को भी कहते हैं। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगू जिले में स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है,
ठीक है, कोसी नदी। कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। जब तक दोस्तों ये गंगा में नहीं मिलती तब तक ये उत्पात करती है, ये ध्यान रखिएगा। कोसी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने में प्रसिद्ध है। ये देखिए आकस्मिक बाढ़, अरे जब पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होगी तो तुरंत बाढ़ आ जाती है नदियों में, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों पहाड़ों वाली नदियों में। आगे देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। श्योक नदी को ध्यान रखिएगा। सतलज पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी में प्रवाहित होते हुए सिपकिला दर्रे, मतलब हिमाचल प्रदेश में है, के निकट से भारत में प्रवेश करती है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर अवस्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात है। चित्रकूट यूपी वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला है ये चित्रकूट, ठीक है, जहां झरना निकलता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जो है ये चित्रकूट झरना है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धुआंधार जलप्रपात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी की मुहाने पर खारे पानी की लैगून झील है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लैगून क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो दोस्तों समुद्र से टिका हुआ ऐसे जो है चिल्का झील है, इसमें छोटा सा रास्ता होता है पानी आने का समुद्र से, तो ये कैसा है, इसमें जाहिर सी बात है खारा पानी होगा। समझ में आया? ये होता है दोस्तों, ठीक है, लैगून लेक। आगे देखिए, फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। फुलहर झील से क्या होती है दोस्तों? गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में चंदुबी झील और हमीरपुर झील गुजरात में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोनार तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए, भारत की नदियों की वाह लंबाई देख लेते हैं। देखिए सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525, ठीक है, गोदावरी 1465, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर है। आगे देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदानी भाग से। हाँ ये सही है, मैं सोचा कि एक ही सहायक नदी होगी, ये बात है कि जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत अमरकंटक मैकाल पर्वत से होता है। सोन नदी का वास्तविक सोर्स कहाँ से है? अमरकंटक मैकाल पर्वत से। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलप्रपात क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का है। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंडरू प्रपात इंपॉर्टेंट। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा है दोस्तों। लूनी भूमि बंधित नदी है। लूनी कैसी है? भूमि बंधित नदी है, मतलब नीचे भी बहती है, ठीक है, और वहीं पर खत्म हो जाती है। आगे देखिए, घग्घर अतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। घग्घर नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती है। घग्गर नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सरस्वती नदी राजस्थान में बहती है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। और गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में, मतलब कहा जाता है दोस्तों कि सरस्वती नदी नीचे बहती हैं। आगे देखिए, तट पर बसे शहर गोरखपुर, राप्ती नदी। अब इसमें कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, उनमें टिक करूंगा कि कब कब ये पूछा गया। जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद साबरमती नदी, वेरी मोस्ट। हैदराबाद मूसी नदी, 72 बार एग्जामों में दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। नासिक गोदावरी नदी, कोटा चंबल नदी, लुधियाना सतलज नदी, लखनऊ गोमती नदी। लुधियाना किस नदी पे है? सतलज नदी, ध्यान रखिएगा। और उज्जैन दोस्तों छिपरा नदी, आगरा यमुना नदी, कटक महानदी। ठीक है, ये सब दोस्तों नासिक वाला याद रखिएगा, नासिक गोदावरी नदी। नेक्स्ट, नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था दोस्तों। नदी जोड़ने का विचार, ध्यान रखिएगा, बहुत महान वैज्ञानिक थे दोस्तों ये। आज भी इनका बनाया हुआ बांध चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे देखिए, बनाया हुआ बांध का मतलब दोस्तों जो गेट हैं वो इन्हीं ने उसकी डिजाइन किए थे, आज भी वो चल रहे हैं। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में राष्ट्र को समर्पित हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज, मतलब दोस्तों अगर कहा जाए इंदिरा गांधी नहर पूरे अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान पे जहाँ पे दोस्तों कहीं उस समय पे डिजर्ट था वहाँ पे आज नहर बह रही है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। क्या है दोस्तों? गंग नहर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है दोस्तों। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। खातिमा शक्ति केंद्र कहाँ पे है? शारदा नहर पे है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर और नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल हैं दोस्तों। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय किसी कहते हैं दोस्तों जिससे कि नहर भी निकाली जाए, सिंचाई भी हो, बिजली भी उत्पन्न की जाए, ये सब बहुउद्देशीय में आते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। सम्मिलित राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। अरे आपस में डिसाइड कर लें, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो फिर दूसरों से क्या लड़ेंगे? देख लीजिए, आपस में राज्य को नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, उधर पाकिस्तान और इंडिया से तो पानी के लिए विवाद छिड़ा ही रहता है और फिर अपने यहाँ भी पानी के लिए विवाद छिड़ा, ये कौन सी बात हुई? आगे देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक, हीराकुंड बांध सतलज में 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 4801 मीटर मुख्य बांध की ऊंचाई, ठीक है, लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध है।
चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरगी ओंकारेश्वर एवं इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर हैं। चूका बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। चूका बांध भारत और भूटान के सहयोग से बनाई है। टिहरी बांध उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर ब्यास रावी सतलज से जल प्राप्त करती है। परमाणु केंद्र राज्य वैगा कर्नाटक। परमाणु केंद्र कहाँ है? परमाणु केंद्र वैगा नहीं, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कलपक्कनम तमिलनाडु में है दोस्तों। रावत भाटा राजस्थान में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु केंद्र स्थित है दोस्तों। आगे बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है दोस्तों। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर ही स्थित है। अब दोस्तों आगे थोड़ा भूजल संसाधन के बारे में भी आज ही देखेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द आपका जो है सिलेबस जीके का भी कवर कर सकें। आगे देखिए दोस्तों, वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? नलकूप हैं। आज भी दोस्तों अगर देखा जाए, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, वो होता है दोस्तों नलकूप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नलकूप की कुल सिंचाई लगभग 46.22% की योगदान है। देख लीजिए, नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाले कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि है 23.66% तथा तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि नहरों द्वारा, तो अगर दोस्तों जहां जहां नहर जाती है, मान लीजिए जैसे देखिए नहर से एक और नुकसान भी होता है। ये नलकूप वाला में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन नहर से नुकसान क्या वो बताता हूँ। जैसे जहाँ पे केमिकल वाला पानी जो है आता है पहाड़ों से, तो वो जब भूमि में जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ऊसर बंजर का निर्माण करता है। ऊसर और बंजर भूमि बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिए, बंजर भूमि बनाता है। फिर वहाँ दोस्तों पानी का स्तर ऊपर हो जाता है, मतलब पानी किनारे किनारे में भरा रहता है, तो वहाँ पे दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप कौशाम्बी में एक नहर है, उसके तटीय इलाकों में आप जाके देख भी सकते हैं, बहुत सारी ऐसी हानियाँ भी हुई हैं। वो पानी में, वो दूषित पानी की वजह से, मतलब केमिकल युक्त पानी आने की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। वर्ष 2015 और 16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल संचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय तथा राजस्थान का तृतीय स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2015-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस 2019 के अनुसार वर्ष 2015 और 16 में उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन
क्रिएशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे दोस्तों हौसला बुलंद रहता है, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।